हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक होगा फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। सबसे पहले ग्रुप वेलोसिटी पे जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज वेव। वेव क्या है? वेव इज ए टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस विच ट्रैवल थ्रू द मीडियम। और अगर हम एक एग्जांपल लें कि एक मीडियम में पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है अबाउट मेन पोजीशन, वो अपनी एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल को हैंड ओवर करेगा, वो उससे नेक्स्ट को, वो उससे नेक्स्ट को। इस प्रकार से जब पार्टिकल ऑसिलेट्स करते हैं और अपनी एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल को हैंड ओवर करते हैं तो नेक्स्ट पार्टिकल ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, फिर उससे नेक्स्ट कर देगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जो पार्टिकल फर्स्ट पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसका और उससे नेक्स्ट पार्टिकल में कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस होगा। पहले में और तीसरे में फेज डिफरेंस होगा, पहले में और चौथे में होगा। और हम ये देख रहे हैं कि पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठे का, उन सभी पार्टिकल्स का फेज डिफरेंस लगातार इंक्रीज होता जाएगा। तो हम एक ऐसा है जो कई बार देखा वाटर में जो वेव बनती है कि जब पार्टिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, वो नेक्स्ट और पार्टिकल को हैंड ओवर कर रहा है, तो वो पार्टिकल इस प्रकार से हैंड ओवर होते होते एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है। दैट टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इज नोन एज वेव। लेकिन जो वेव हम डिस्कस कर रहे हैं और यहाँ हमारा जो आज का जो कॉन्सेप्ट है व्हाट इज फेज वेलोसिटी, उस वेव वेलोसिटी को ही हम फेज वेलोसिटी कहते हैं, जिस वेलोसिटी के साथ मीडियम में डिस्टर्बेंस ट्रैवल करती है, क्योंकि वो फेज का रिलेशनशिप भी बताती है। मैंने जैसे कहा कि जैसे जैसे डिस्टर्बेंस ट्रैवल आगे बढ़ रही है वैसे वैसे फर्स्ट पार्टिकल के रिस्पेक्ट में जो फेज है वो चेंज होता जाएगा और वो कॉन्टिन्यूसली लगातार क्या होता जाएगा बच्चों, इंक्रीज होता जाएगा। इसीलिए हम इसको फेज वेलोसिटी का नाम भी देते हैं। यानी वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी एक ही कंसेप्ट है। अब ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट कैसे आया? ग्रुप वेलोसिटी का कंसेप्ट आने का मेन रीजन क्या है, पहले उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, फिर हम ग्रुप वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। डी ब्रोगली ने कहा बच्चों कि जब कोई मटेरियल पार्टिकल मूव करता है विद वेलोसिटी v, देन दैट मटेरियल पार्टिकल एसोसिएटेड विद सम वेवलेंथ एंड दैट वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब जो वो वेव है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, उसको वो एक ऐसी टाइप की वेव है, कोई जैसे सिंगल वेव प्रोड्यूस या मीडियम में ट्रैवल कर रही है, कुछ ऐसी टाइप की इमेजिनेशन उन्होंने किया था कि ऐसे ही कोई वेव डी ब्रोगली वेव भी होगी। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक रिलेशन निकालने की कोशिश की फेज वेलोसिटी में और जो मटेरियल पार्टिकल है उसकी स्पीड में। यानी हम यहाँ ये मान के चले हैं डी ब्रोगली के लिए कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी मान लिया हमने v मान ली, और जो वेव प्रोड्यूस उसने की है उसकी जो वेलोसिटी है उसको हमने फेज वेलोसिटी मान लिया। तो हम सबसे पहले ये ट्राई करते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी में और फेज वेलोसिटी में क्या रिलेशन आता है, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मान लिया बच्चों हमें पता है कि फेज वेलोसिटी जो होती है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होती है, ये हमें पता है। और हमें ये पता है कि एनर्जी जो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू होगी। तो यहां से ये आ जाएगा बच्चों E बाई एच। और किसी भी पार्टिकल के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है बच्चों जो मोमेंटम होता है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अगर दोनों न्यू और लैम्डा की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं तो जो फेज वेलोसिटी आएगी बच्चों, फेज वेलोसिटी आ जाएगी एच बाई पी इंटू ई बाई एच, ये कैंसिल। तो ई डिवाइड बाई पी, फेज वेलोसिटी रिलेटेड विद एनर्जी as well as with the momentum, energy of photon and this is the momentum of photon, but this relation can also be hold for a material particle which is moving with speed v. If a particle is moving with speed v, then the momentum of particle is equal to m into v and energy associated with that particle will be mc square. When we put up these values in this equation, we get mc square divided by m into v and we get c square divided by v is equal to p. Here vp is phase velocity, vp is phase velocity and v is velocity of particle, velocity of moving particle, moving particle। यानी कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से ऐसे ट्रेवल कर रहा है और उसकी वेलोसिटी v है
और उस पार्टिकल के मूव करने से जो वेव एसोसिएट हुई है उसके साथ, डी ब्रोगली वेव, उसकी वेलोसिटी vp है, जिसको वेव वेलोसिटी भी कह सकते हो आप, फेज वेलोसिटी भी कह सकते हो। और c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन ये रिजल्ट बड़ा ही चौंकाने वाला रिजल्ट है, आप ध्यान से देखिए। जो c है बच्चों, c इज स्पीड ऑफ लाइट, और c हमेशा आपको पता है ज्यादा होगा। मटेरियल पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती, इसीलिए हम यहां से साफ तौर पर कह सकते हैं अगर ये ज्यादा नहीं है, इट मींस जो फेज वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो गई है। आइंस्टाइन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई पार्टिकल ऐसा नहीं है जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल या उससे ज्यादा कोई स्पीड हो सके। पहली बात कॉन्ट्राडिक्ट कर गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि यहाँ से एक बात और सामने निकल के आई है कि जो फेज वेलोसिटी है यानी वेव वेलोसिटी है, कौन सी वेव वेलोसिटी, जो उस मूविंग पार्टिकल ने जनरेट किया है उसकी वेलोसिटी उस पार्टिकल की वेलोसिटी से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ पार्टिकल तो पीछे रह गया और वेव आगे निकल गई है। इसका साफ तौर पर यह मतलब है या तो कहीं ना कहीं कंसेप्ट में गड़बड़ है, लेकिन ये तो पॉसिबल है ही नहीं। दोनों ही बातें यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। वेव आगे चलेगी, पार्टिकल पीछे रह गया। पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, फेज जो वेलोसिटी है, वेव वेलोसिटी जो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। बोथ आर ए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। अगर दोनों स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, मींस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है वहां पर कुछ ना कुछ कमी रह गई। और जिस टाइम उन्होंने कहा, डी ब्रोगली ने कंसेप्ट दिया था, तो यही अज्यूम किया था कि मूविंग पार्टिकल को एक सिंगल वेव एसोसिएट कर रहा है, लेकिन यहां पर दोनों बातें कंट्राडिक्ट कर गई। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डेविसन जर्मर जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट ये कंफर्म कर रहा है कि डी ब्रोगली वेव जो है वो क्या है, एग्जिस्ट करती है। अगर डी ब्रोगली वेव एग्जिस्ट कर रही है, मैटर वेव है, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई है, इट मींस डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई है। हम गलत नहीं कहेंगे उसको। तो वो कमी क्या थी? इसके बाद श्रोडिंगर ने, जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के जनक माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स में, बहुत बड़े ही इज्जत से इनका नाम लिया जाता है श्रोडिंगर का। और क्वांटम मैकेनिक्स का जो बेस है, जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स जहाँ से स्टार्ट होती है, वो सारा का सारा इन्हीं का देन है। हेजनबर्ग है, ये क्या नाम, श्रोडिंगर है, मैक्स बोर्न है, इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। जो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वही हम मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की ओर अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि ओल्ड क्वांटम थ्योरी में काफ़ी सारी लिमिटेशंस रह गई बच्चों। एटॉमिक थ्योरी को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। बोहर ये तो कह रहा है कि स्टेशनरी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी रेडिएट क्यों नहीं करते, कोई उसके पास कोई थ्योरेटिकल सॉलिड रीजन नहीं था। हाइपोथेटिकल उन्होंने वो बात रखी हुई थी। ठीक है, एनर्जी जो निकल रही है किसी भी स्पेक्ट्रल एटम से, वो केवल हम हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ही एक्सप्लेन कर पाए, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाइड्रोजन एटम से भी जो एनर्जी निकल रही है बच्चों, एनर्जी का तो हमें पता चल गया कि कम ज़्यादा क्यों हो रही है, लेकिन जो एनर्जी निकल रही है, जो सीरीज निकल रही थी वहाँ पर, वो अलग अलग इंटेंसिटी की क्यों निकल रही है, ये भी एक्सप्लेन नहीं हो पाया। इवन डिस्पर्सन ऑफ लाइट का जो कंसेप्ट है वो भी ओल्ड क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ा गया। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बड़े ही फेमस साइंटिस्ट हुए हैं माइकलसन एंड मोर्ले। माइकलसन बड़े कमाल के फिजिसिस्ट थे उस टाइम पे। एक स्टूडेंट उनका गया उनके पास पूछने के लिए, सर आगे मैं क्या करूं, मेरा इच्छा है कि मैं फिजिक्स में आगे अपना जो है काम शुरू करूं, जो कैरियर है मैं फिजिक्स में लेके जाऊं। तो माइकलसन ने एकदम झटके से कहा, नो नो नो, फिजिक्स में आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिजिक्स में तो सारी की सारी थ्योरीज हो चुकी हैं, सारा कुछ तो एक्सप्लेन हो गया, बचा ही क्या है। लेकिन उनको खुद ही नहीं पता था कि हम क्या डेवलप करने जा रहे हैं। उनको जाने अनजाने में ऐसा कुछ एक थ्योरी सामने दे गए उस टाइम पे कि उन्होंने एक नई फिजिक्स की ब्रांच ओपन कर दी। और उसके बाद फिजिक्स कितना कुछ डीप में है, फिजिक्स में बहुत कुछ हम इसमें आगे आने वाले टाइम में कर सकते हैं अगर हमारा उसमें इंटरेस्ट हो तो उसी को ध्यान में रखते हुए श्रोडिंगर ने क्या कहा, श्रोडिंगर ने कहा कि जो कॉन्सेप्ट है वेव का, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, दैट इज नॉट अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली ने कहा कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल अगर मूव कर रहा है वो वेव एसोसिएट करेगा। वो जो वेव है दैट इज नॉट अ सिंगल वेव, दैट विल बी अ ग्रुप ऑफ वेव्स। There are so many waves, there will be so many waves having slightly different wavelength, different velocity, they having the same amplitude or having different amplitude। बहुत सारी वेव्स हैं जिनका वेलोसिटी, वेवलेंथ स्लाइटली डिफरेंट है और वो आपस में सुपर इम्पोज होके कुछ इस प्रकार से ग्रुप बना रही है।
ये कोई सिंगल वेव नहीं है बच्चे, बहुत सारी वेव्स का रिजल्टेंट है। तो रिजल्टेंट वेव जो आपस में सुपर इम्पोज करते हैं तो कहीं तो एम्पलीट्यूड बहुत कम आएगा और कहीं एम्पलीट्यूड ज़्यादा आएगा, लेकिन ये सारा का सारा जो प्रोसेस हो वेरी वेरी स्मॉल रीजन में होगा। तो ये जो रीजन है डेल्टा एक्स, इस रीजन के अंदर क्या है बच्चों, उस जो मैटर वेव है, जो मैटर वेव उस पार्टिकल के मूव करने से एसोसिएट हुई है, उसकी वजह से हमें कहीं तो पीक मिलेगा, कहीं पर बहुत लो एम्पलीट्यूड मिलेगा। श्रोडिंगर ने कहा कि जहां पर एम्पलीट्यूड कम है, ये वेव के बारे में बताया उन्होंने, वेव फंक्शन एक टर्म उन्होंने डिफाइन की, और उसके बाद स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन जब निकाला, उसका एम्पलीट्यूड निकाला, तो उन्होंने कहा कि ये जो है ये किसी भी पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी बताएगा कि पार्टिकल कहाँ हो सकता है, कहाँ होने की संभावना ज्यादा है। और कमाल की बात यह है, आइंस्टाइन ने इस प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से नकार दिया था जो शुरुआती दौर में कॉन्सेप्ट आया था। हालांकि बाद में उसी प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट को लेकर आइंस्टाइन ने खुद ने काफी सारी थ्योरीज एक्सप्लेन की, लेकिन शुरुआत में उन्होंने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था इसको, और वास्तव में पूरे जो मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स है उसका बेस है। तो उन्होंने कहा कि पार्टिकल जो है उसके होने की प्रोबेबिलिटी किसी रीजन पे ज्यादा हो सकती है और किसी पे कम हो सकती है। उसने बड़ा एक क्लियर कट उन्होंने कहा कि जहां पर एम्पलीट्यूड ज्यादा है वहां पार्टिकल के होने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, यहां पार्टिकल की होने की संभावना सबसे ज्यादा है, और जहां लो एम्पलीट्यूड है वहां पार्टिकल के होने के चांसेस बहुत बहुत कम है। तो क्या कहा श्रोडिंगर ने, कहा कि जो मैटर वेव है, मैटर वेव इज नॉट अ सिंगल वेव, इट इज द combination of more than 2 3 4 5 and so on waves which having slightly different wavelength, different velocity. When these waves superimpose they form the group of wave, and that group of wave is called wave packet. तो एक्चुअली में ये वेव पैकेट मूव कर रहा है। तो वेव पैकेट कैसे, ये एनवल्प जो है, ये एनवल्प आगे की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा इस टाइप से, ये एनवल्प मूव कर रहा है, तो ये एनवल्प आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रहा है, ये एनवल्प आगे की तरफ जा रहा है, और इस एनवल्प में देखो यहां इस रीजन में पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, और इसीलिए पार्टिकल यहां, इसका मतलब एकदम से बता देते यहां से पार्टिकल है, यहां से पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इस तरह से श्रोडिंगर ने इस कंसेप्ट को, जो सिंपल वेव कंसेप्ट था, उसको ग्रुप ऑफ वेव के अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया, और इस ग्रुप ऑफ वेव या जो ये पैकेट पूरा का पूरा जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। यहां पर हम इसको ध्यान से देखें, हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, फेज वेलोसिटी, यहीं से देखिए बच्चों, तो फेज वेलोसिटी का जो रिलेशन आता है इसको यहां से निकाल सकते हो आप। E जो है इसको मैं h कट ओमेगा लिख सकता हूं, और इसको मैं लिख सकता हूं h कट k। h कट क्या बच्चों, h कट है h अपॉन 2 पाई, इसको 2 पाई से, इसको आप देखो E को मैं लिख सकता हूं h न्यू, P को लिख सकता हूं मैं h बाई लैम्डा, h बाई लैम्डा, ठीक है। इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई से डिवाइड कर दिया, इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई से डिवाइड कर दिया, h अपॉन 2 पाई बन गया बच्चों h कट, 2 पाई न्यू बन गया ओमेगा, h कट h अपॉन 2 पाई बन गया h कट, 2 पाई बाई लैम्डा बन गया k, 2 पाई बाई लैम्डा, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म 2 पाई बाई लैम्डा, इसको वेव वेक्टर या वेव नंबर कहते हैं, एंगुलर वेव नंबर, किसी वेव की प्रॉपर्टी को डिस्कस करता है। तो k और ये आगे बच्चों, तो यहां से h कट से h कट कैंसिल आउट, तो जो फेज वेलोसिटी है, फेज वेलोसिटी को बच्चों हम ओमेगा बाई k लिख सकते हैं, दिस इज फेज वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज ग्रुप वेलोसिटी। अब हमारा मेन मोटो है हाउ वी कैन फाइंड आउट ग्रुप वेलोसिटी, हम ग्रुप वेलोसिटी को किस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में हमने सिंगल वेव को नहीं एज्यूम कर सकते, बहुत सारी वेव्स आपस में क्या कर रही होंगे बच्चों, सुपर इम्पोज कर रही है, और उनकी बेसिस पे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा हम उसकी बात करते हैं। वेव कॉन्सेप्ट क्यों, ये जो सिंगल वेव कॉन्सेप्ट क्यों फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने फेज वेलोसिटी निकाली बच्चों, वो फेज वेलोसिटी जो है वो पार्टिकल की वेलोसिटी से भी ज्यादा आई, और जो फेज वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा आ रही है, और दोनों ही बातें क्या कर रही है, कंट्राडिक्ट कर रही है। ओके, इसीलिए फिर इस कंसेप्ट को निकालने के लिए मान लिया गया, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर, देयर विल बी वेव फंक्शन ऑफ ए टू डिफरेंट वेव्स, psi is equal to a cos omega 1t
minus k1x, and another wave is having wave function a cos omega 2t minus k2x. There are two different wave functions having amplitude a and a, slightly different frequencies omega 1 and omega 2. They are little bit different, not more high difference, very small difference, k1 and k2 wave number, and it is observed that omega 1 by k1 is equal to omega 2 by k2. ये है जब हम डिस्कस कर रहे हैं ओमेगा 1 बाई k1 इज नॉट इक्वल टू ओमेगा 2 बाई k2। इसका सीधा सा मतलब ये है बच्चों कि मीडियम डिस्पर्सिव है। डिस्पर्सिव मीडियम के अंदर ये बात हमें ध्यान रखनी है कि ओमेगा 1 बाई k1 यानी फेज वेलोसिटी डिफरेंट जो हम वेव एसोसिएट किए हुए हैं, बोथ वेव्स हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी इन दैट मीडियम। अगर किसी मीडियम के अंदर डिफरेंट जो वेव्स हैं बच्चे वो डिफरेंट वेलोसिटी कैरी करती हैं, मींस वो मीडियम जो है वो डिस्पर्सिव होगा। हाँ, अगर उनकी स्पीड सभी की स्पीड एक जैसी रहती है फिर क्या होगा, नॉन डिस्पर्सिव होगा। ग्रुप ऑफ वेव का एक बेस्ट एग्जांपल हमारे सामने है ग्रुप ऑफ वेव का लाइट वेव। लाइट वेव हैविंग मैनी वेव्स। अब जैसे जो लाइट हम व्हाइट लाइट जो हम ऑब्जर्व हो रही है, हम इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। ये क्या है, ये हम जो हमने अभी तक जो स्प्लिटिंग ऑब्जर्व की है व्हाइट लाइट की, वो 7 कलर की है, लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर या 780 नैनोमीटर तक का जो रेंज है वेवलेंथ का, वो इसमें इसी कैटेगरी में आता है व्हाइट लाइट में। और वो कंटिन्यूअस हमें एनर्जी ऑब्जर्व होती है वेव फॉर्म में, डिफरेंट वेव्स, ठीक है। तो वो मीडियम में ट्रैवल करती है। अब जब वो प्रिज्म में से पास करती है, आपको पता होगा बच्चों, हमें डिफरेंट कलर दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? बिकॉज डिफरेंट कलर हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट कलर हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट कलर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी, डिफरेंट कलर हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट कलर हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी, नॉट सेम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो जो सोर्स है उसकी प्रॉपर्टी है, वेवलेंथ डिफरेंट है, वेलोसिटी डिफरेंट है। तो डिफरेंट वेलोसिटी के साथ वो आ रही है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, वो मीडियम कैसा है, डिस्पर्सिव है। जो मीडियम वैक्यूम है, जैसे लाइट वैक्यूम में ट्रैवल करती है, तो वो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम होगा, क्योंकि वैक्यूम में इसकी स्प्लिटिंग नहीं होती। ऑल वेव्स ऑल कलर्स हैविंग द सेम स्पीड इन द वैक्यूम। इसीलिए इस केस में जो वैक्यूम है वो डिस्पर्सिव मीडियम नहीं होगा, नॉन डिस्पर्सिव होगा। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लाइट की बात कर रहा हूं। ओके, क्लियर हो गया। अब इनका सुपर इम्पोजिशन हुआ। सुपर इम्पोजिशन होने के बाद हमें क्या मिलता है, psi1 प्लस psi2 इज इक्वल टू, आप देखिए बच्चों डायरेक्ट लगाएंगे हम, यहाँ पर ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगाएंगे। cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो बनेगा 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। तो 2 हम वहां से आ गया, a इसके पास है ही, कॉमन आ जाएगा, cos c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 यानी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू t माइनस कॉमन k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 2 इंटू x, और साथ में आएगा नेक्स्ट फैक्टर cos c माइनस डी हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 डिवाइड बाई 2 इंटू t माइनस k1 माइनस k2 डिवाइड बाई 2 इंटू t। थोड़ी देर के लिए इसको ओमेगा मान लेते हैं। एवरेज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एवरेज एंगुलर वेव नंबर, तो इसको लिख देंगे 2a cos ओमेगा t माइनस kx cos, इसको लिख देंगे तो डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई 2 इंटू टी माइनस डेल्टा k डिवाइड बाई 2 इंटू x। There are two types of terms. One term is this and another term is this. इसको थोड़ा सा और अगर ढंग से लिखें, इसको एक सेपरेट पार्ट में हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज 2a cos, ये टर्म पहले लिखिए, डेल्टा ओमेगा बाई 2 इंटू टी माइनस डेल्टा k बाई 2 इंटू एक्स cos ओमेगा t माइनस kx। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया बच्चों, दिस एक्सप्रेशन विल रिप्रेजेंट द एनवल्प, इस एनवल्प को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो एनवल्प है बच्चों, इस एनवल्प को ये फैक्टर रिप्रेजेंट करेगा। एम्पलीट्यूड क्या है?
एम्पलीट्यूड 2a, दिस इज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a, उसके साथ साथ ये एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, दिस इज द एनवलप ऑफ द एम्पलीट्यूड, और ये सारे के सारे क्या बच्चों एम्पलीट्यूड है। देखिए पोजीशन के साथ एम्पलीट्यूड 0 था, फिर एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा है, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर मिनिमम हो गया, फिर मैक्सिमम हो गया। इस प्रकार से जो एनवलप है वो आगे की ओर बढ़ रहा है, किस तरह बढ़ रहा है, आगे की ओर बढ़ रहा है। तो एनवलप का जो इक्वेशन है ये है। अब पहचान कैसे करोगे, दोनों में से जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है, कोस में आप ये इक्वेशन साइन में भी लिख सकते हो बच्चों, कोस में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी बुक में साइन में हो सकती है, किसी में कोस में होगी। तो ये जो एनवलप है, इस एनवलप में ये वाला एनवलप को रिप्रेजेंट करेगा ये जो फंक्शन है। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। देखिए ये कम फ्रीक्वेंसी है, ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला ये पोर्शन हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, कम फ्रीक्वेंसी का पोर्शन हो गया। तो जो ये एनवलप चल रहा है, ये एनवलप जो आगे की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, या इसको कहेंगे कि इस एनवलप का सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप वेलोसिटी। क्या कहेंगे उसको, ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे। अब हमें पता है फेज वेलोसिटी हमने निकाला ओमेगा बाई के, तो यहां से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बच्चों के इंटू वीपी। यहां से अगर हम देखें डी ओमेगा बाई डी के, देखिए यहां जो है ये क्या बताया हमने, ये एनवलप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव पैकेट को। अगर ये वेव पैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहां से वेव पैकेट की वेलोसिटी क्या आएगी, जिसको हम ग्रुप वेलोसिटी कहेंगे, उसको लिखेंगे डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई डेल्टा के। इफ दिस डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, जैसा कि हम बोल के आए हैं कि जो डिफरेंस है वेरी वेरी स्मॉल होगा, तो इसको लिखते हैं डी ओमेगा बाई डी के, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रुप वेलोसिटी। अब ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में अगर रिलेशन निकालें तो देखिए Vg इज इक्वल टू डी बाई डी के, और k की वैल्यू ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी बच्चों k इंटू वीपी। ये आ जाएगा d, एक बार k के साथ डिफरेंशिएट करो, k का डिफरेंशिएशन 1 तो vp आ जाएगा, प्लस vp को रखो बच्चों ऐसे कैसे, सॉरी k को रखो ऐसे कैसे, अगर k ऐसे कैसे है डी वीपी डिवाइड बाई डी के। तो ये ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन निकल के आएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी केवल एक ही केस में बराबर होगी फेज वेलोसिटी के। कब होगी? जब हमारा मीडियम नॉन डिस्पर्सिव होगा, क्योंकि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में फेज वेलोसिटी जो होती है वो वेव नंबर या वेवलेंथ पे डिपेंड नहीं करती, या मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, सबकी वेव की वेलोसिटी एक जैसी होगी, तो इसलिए ये फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उस केस में ही आएगा। और अगर मीडियम डिस्पर्सिव है तो पक्की बात है बच्चों, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी एक्सप्रेशन को हम वेवलेंथ की टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इस एक्सप्रेशन को वेवलेंथ की टर्म में लिखेंगे तो बच्चों वो एक्सप्रेशन कैसे बनेगा वो देख लीजिए एक बार। हमें पता k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा होता है, तो पहले अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लैम्डा से डिवाइड और लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लूं तो Vg आ जाएगा Vp प्लस k डी Vp बाई डी लैम्डा एंड डी लैम्डा बाई डी के। इसको अलग कर लेते हैं हम, इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और आपको पता है लैम्डा क्या होता है, k होता है 2 पाई बाई लैम्डा, k इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहां से डी लैम्डा बाई डी के या डी के बाई डी लैम्डा निकालो, एक ही बात है। तो डी के बाई डी लैम्डा जब आएगा बच्चों यहाँ पर डी के बाई डी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 पाई लैम्डा स्क्वायर, माइनस 2 पाई लैम्डा स्क्वायर। हमें वैल्यू किसकी पुट करनी है, डी लैम्डा बाई डी के की। तो इसका उल्टा हो जाएगा माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 पाई, माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 2 पाई। तो यहां अगर वैल्यू पुट करते हैं बच्चों इसकी, तो ये बन जाएगा Vp माइनस इसकी k की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, डी लैम्डा बाई डी के आ जाएगा बच्चों, माइनस मैंने पहले से लगा लिया, लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई इंटू डी वीपी डिवाइड बाई डी लैम्डा। ये कैंसिल आउट, ये इसे कैंसिल आउट। तो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन ये निकल के आया बच्चों, ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू Vp phase velocity minus lambda into rate of change of phase velocity with respect to wavelength. This is very very important result। और आप साफ तौर पर देख सकते हो कि जो फेज वेलोसिटी है वो किसके साथ वेरी कर रही है, हो सकता है कि वो वेवलेंथ के साथ वेरी करे, मींस डिफरेंट वेवलेंथ हैविंग डिफरेंट फेज वेलोसिटी एंड इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। जैसे मैंने बताया, अगर व्हाइट लाइट, अगर वो व्हाइट लाइट अगर पास कर रही है प्रिज्म में से,
तो जाके उस 7 कलर में डिवाइड होती है, और सबसे पहले जो है सबसे कम जो डेविएशन होता है बच्चों वो रेड कलर का होता है, और वॉयलेट कलर का सबसे ज़्यादा होता है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और उसकी स्पीड सबसे कम होती है। मतलब वेवलेंथ डिपेंडेंस वहाँ पर उसकी फेज वेलोसिटी की बात हम अगर करें तो डिपेंड कर रहा है। तो वही बात यहाँ पर है कि डिफरेंट, अगर उसका फेज वेलोसिटी वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है किसी मीडियम के लिए तो वो मीडियम डिस्पर्सिव होगा, अगर नहीं कर रहा है तो नॉन डिस्पर्सिव होगा। और कमाल की बात यह है कि जो मैटर वेव है, अगर मैटर वेव इवन वैक्यूम में भी ट्रैवल करती है, वैक्यूम में भी मैटर वेव जो है वो वैक्यूम भी उसके लिए डिस्पर्सिव मीडियम का काम करता है। मींस डिफरेंट वेव विल एसोसिएट विद डिफरेंट वेलोसिटी, जो भी ग्रुप ऑफ वेव हमें मैटर में मिला है। ओके, ये था बच्चों आपका एक रिलेशन। अगर और हम देखें, ये तो हमने निकाला बच्चों ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी में रिलेशन। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी? क्योंकि पहले केस में हमारे पास एक बड़ी दिक्कत आ गई थी कि जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी से जो उसका वेव वेलोसिटी था, फेज वेलोसिटी था, वो पार्टिकल वेलोसिटी से ज्यादा चला गया था और वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया था। इसलिए हमने उस कॉन्सेप्ट को वहीं छोड़ा और हमने ग्रुप कॉन्सेप्ट को लेकर चले और ग्रुप वेलोसिटी के। तो अब हम देखते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में क्या रिलेशन आता है, हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये अभी देखते हैं। एक बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन बनता है बच्चों इसका। तो हमने ये पता चल गया कि डी ओमेगा बाई डी के हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए जिस प्रकार से हमारे पास ये आया था बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं ताकि टॉपिक हमारा कवर हो जाए पूरा। देखिए हमने रिलेशन निकालना है पार्टिकल वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी में। तो हमें पता है बच्चों ग्रुप वेलोसिटी क्या है। ग्रुप वेलोसिटी आई है हमारे लिए, क्या आया था ग्रुप वेलोसिटी, डी ओमेगा डिवाइड बाई डी के। व्हाट इज डी ओमेगा? इसको बच्चों एच कट से मल्टीप्लाई कर लो और एच कट से नीचे मल्टीप्लाई कर लो, पीछे थोड़ी देर पहले हमने बताया था आपको। ये हमें एक नया एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारे लिए, डीई डिवाइड बाई डीई डिवाइड बाई डीपी। अब ई क्या है? अगर आप रिलेटिविस्टिक केस के लिए करके देखते हो तो क्या रिजल्ट आएगा, और नॉन रिलेटिविस्टिक के लिए करते हो तो क्या रिजल्ट आएगा। तो नॉन रिलेटिविस्टिक बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि हमें ये पता है कि ई इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m है। नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब है कि जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है। दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉन रिलेटिविस्टिक। तो उस केस में यहां से डीई बाई डीपी कितना आएगा, that is just 2p divide by 2m, that is p by m, p by m, p square by 2m को अगर हम निकालते हैं तो de by dp की वैल्यू अगर हम पुट करें यहां पर तो ये मोमेंटम बन गया। ओके, और p by m आपको पता ही है बच्चों, what is p by m? p is the momentum, m into v divided by m, m से m. What is v? v is the velocity of particle. What is vg? Velocity, group velocity. क्या कर रहे हैं हम, कौन सी बात कर रहे हैं? ग्रुप वेलोसिटी, नॉट फेज वेलोसिटी, ग्रुप वेलोसिटी। तो क्लियर कट बात आ गई, ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी है जिससे आपका पार्टिकल आगे की तरफ मूव कर रहा है वेलोसिटी से। तो ये बात हमारी अब जाके बिल्कुल कंफर्म हो गई है। जैसे हम पहले कह रहे थे कि जो, क्योंकि ग्रुप की जगह हमने फेज वेलोसिटी माना हुआ था और फेज वेलोसिटी ज्यादा होगी पार्टिकल वेलोसिटी से, लेकिन यहां बिल्कुल साफ तौर पर सामने नजर आ रहा है कि पार्टिकल की वेलोसिटी और ग्रुप की वेलोसिटी सेम होगी। पार्टिकल वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? सेम होगी। ओके, दिस इज द केस। ये किसका केस था? ये रिलेटिविस्टिक केस था, सॉरी नॉन रिलेटिविस्टिक। कौन सा केस था ये? नॉन रिलेटिविस्टिक, यानी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल या उससे बहुत कम माननी है हमने। अगर रिलेटिविस्टिक केस हो, अगर रिलेटिविस्टिक केस की बात करते हैं, रिलेटिविस्टिक केस में क्या होगा बच्चों? पार्टिकल की एनर्जी जो हो बहुत अलग तरीके से हम लिखेंगे। तो उसके लिए एनर्जी का फॉर्मूला होगा पी स्क्वायर डिवाइड बाई एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। और ई स्क्वायर आएगा शायद यहाँ पर भी, क्योंकि इसका रूट होता है तो इसको ई स्क्वायर लिख सकते हैं। दिस इज द केस ऑफ रिलेटिविस्टिक एनर्जी।
ओके, तो रिलेटिविस्टिक केस के लिए हमारे पास एनर्जी p²/2m की बजाय ये एक्सप्रेशन आएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, 2e इंटू डी, p² का आ गया बच्चों 2p dp, दिस इज कॉन्स्टेंट ऑन 0, अगेन de डिवाइड बाई dp will written as p डिवाइड बाई e, 2 से 2 कैंसिल आउट। ध्यान से नोट करें, here p is the momentum of relativistic particle, not this। तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का मोमेंटम होगा m नॉट अंडर द रूट 1 बाई v² माइनस c² इंटू v, और एनर्जी होगी बच्चों mc², और m क्या है, m नॉट अंडर द रूट 1 माइनस v² बाई c² इंटू c²। जब ये वैल्यू यहाँ पुट की जाएंगी, इन वैल्यूज को जब पुट किया गया तो ये तो पूरा पूरा पोर्शन कैंसिल आउट हो ही गया बच्चों। ये वाला पोर्शन m नॉट से m नॉट कैंसिल आउट, v नॉट स्क्वायर से v नॉट स्क्वायर कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या फिर c² p बाई e बचेगा ना। तो ये आ जाएगा p की वैल्यू आप ऐसे रखना चाहते तो रख लीजिए c² p बाई e, और c² p बाई e को हम कैसे लिख सकते हैं फिर, ये कैंसिल आउट हो गया de बाई dp। अगर हम देखें तो मोमेंटम की वैल्यू पुट कर दी हमने de बाई dp। ओके, यहाँ कुछ लग रहा है गड़बड़, ये एक्सप्रेशन ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ c² और आएगा c², यस, क्योंकि ये मोमेंटम था ना, तो एनर्जी का डायमेंशन करने के लिए स्पीड ऑफ लाइट या जो भी है एनर्जी एक्सप्रेशन हमें मल्टीप्लाई तो करना ही है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चे, ये ध्यान, ये बड़ा खास रिलेशन है, e² इक्वल टू c² p² प्लस m नॉट स्क्वायर c की पावर 4। तो यहाँ पर भी साथ में c² रहेगा, यहाँ पर भी c² रहेगा। जब इनको पुटअप किया गया तो ये आ जाएगा ऊपर vc² डिवाइड बाई c², बाकी सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज द पार्टिकल वेलोसिटी। तो चाहे आपका केस रिलेटिविस्टिक हो, चाहे आपका केस नॉन रिलेटिविस्टिक हो, दोनों ही केस में ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, सेम आएगी। ओके, तो ये था बच्चे हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, जिसने पूरे के पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया है कि जो हमें डाउट था कि डी ब्रोगली वेव जो हो है सिंगल वेव अगर मान के चल रहे थे तो काफी सारे आगे गलत कंसेप्ट बन रहे थे, लेकिन जब इसको ग्रुप वेव माना, श्रोडिंगर ने इसको जब ऐसे माना तो इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा बेटे हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर रहेगा टोटल जो लेक्चर रहेगा, और उसके बाद फिर हमारा मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स का कंसेप्ट शुरू होगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। ओके।